गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट है, नाबार्ड ने अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया। यानी जलवायु रणनीति का मतलब हो गया कि आपके किससे संबंध है इसका संबंध है आपका क्लाइमेट स्ट्रैटेजी। जलवायु रणनीति यानी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ 2030 दस्तावेज का मतलब ये हो गया, अगर बहुत आसान शब्दों में देखा जाए तो सपोज आपकी टोटल एकेडमिक की जो कैरियर है, क्वालिफिकेशंस है, उनकी एक पूरी फाइल, डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला गया? दस्तावेज। तो आगे के लिए जो एक पूरी एक रणनीति तैयार की गई, स्ट्रैटेजी तैयार की गई है 2030 तक के लिए। हम लोग हमने 24 में रनिंग कर रहे हैं और 30 तक का ये एक फ्रेमवर्क या दस्तावेज कह सकती है, डॉक्यूमेंट्स तो है, तैयार किया गया है। किसके द्वारा है यह? तो यह है नाबार्ड के द्वारा, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी। नाउ और इसे रिलीज कब किया गया? रिलीज इसे किया गया है, रिलीज कब किया गया? रिलीज्ड इसे किया गया है अर्थ डे पे, यानी पृथ्वी दिवस के दिन इसे क्या किया गया है? रिलीज्ड किया गया है पृथ्वी दिवस पे। पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस कब था आपका? 22 अप्रैल। उस दिन इसे क्या किया गया है? रिलीज्ड किया गया है, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030। नाउ सवाल यहां पर यह है कि 22 अप्रैल हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च। जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे का दिवस 22 मई, कमिंग मंथ ये आने वाला है। एंड योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून। ये चार आपके वो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन में इसे हम काउंट करते हैं। तो ये तो खैर ये एक आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं जो हमारे करंट का थीम दिया गया है, जो हेडिंग दी गई है नाबार्ड। नाबार्ड से रिगार्डिंग अगर ध्यान रखेंगे तो नाबार्ड को लेकर के सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, इसको ध्यान रखना है, रूरल डेवलपमेंट। ये हो गई आपकी नाबार्ड की फुल फॉर्म। नाउ इसके रिगार्डिंग जो अनदर क्वेश्चंस यहां से बनते हैं वो है आपकी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ओके, नाउ उस पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं, जो कि नाबार्ड को लेकर के या जो भी आपके बेसिक्स होते हैं, लाइक मनरेगा, नरेगा, सेबी, इन सबों पे क्वेश्चंस जो है पूछा जाता रहता है। थोड़ा सा हम लोग नाबार्ड आया है तो देख लेते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। और इस किस मतलब मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है? तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय किसके द्वारा है यह? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, इस मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ओके, नाउ ये हो गए नाबार्ड को लेकर के। यहां पर मैंने एक सवाल और बनता है, 12 जुलाई और 12 अप्रैल को लेकर के अमूमन क्या होती? कंफ्यूजन होती है। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना की गई है। एंड अगर बात की जाए सेबी की, सेबी की स्थापना कब की गई है? तो सेबी की स्थापना की गई है आपकी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सेबी का 12 अप्रैल
1988। तो कंफ्यूज नहीं करना है, नाबार्ड 12 जुलाई है एंड सेबी 12 अप्रैल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एंड यह एक्ट कब बना था? 92 में, और 92 से इसका क्लेम जो है स्टार्ट कर दिया गया। तो ये हो गई आपकी सेबी, ये हो गया आपका नाबार्ड। अब सेबी को लेकर के एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि किस कमिटी के द्वारा या किसकी सिफारिश पर सेबी का गठन किया गया था। तो कमिटी कौन सी थी? वह थी आपकी नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। ओके, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी के सिफारिश पर ही क्या किया गया था? तो आपकी सेबी की स्थापना की गई थी। नाउ अब बात आती है इस दस्तावेज को लेकर के। तो इस दस्तावेज जिसने जारी किया है, इसके अध्यक्ष कौन है? इस दस्तावेज को जिसने जारी किया है तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो शाजी केवी। क्या नाम है इनका? शाजी, SHAJI, शाजी केवी इनका नाम है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? शाजी केवी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस जो है आपके बन सकते हैं, यानी यहाँ पे फैक्चुअल फैक्ट्स जो है ज्यादा पूछा जा सकता है। अब सवाल आता है इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे चलते हैं कि यह जो दस्तावेज जारी किया गया है इनमें किन किन पॉइंट्स को रखा गया, क्या इसके उद्देश्य रहे हैं। चलिए नाउ सबसे पहले आते हैं इसके उद्देश्य पर। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, भारत की हरित वित्त पोषण या ग्रीन फाइनेंसिंग। ओके, भारत की क्या करना है? भारत की हरित वित्त पोषण या ग्रीन फाइनेंसिंग। ओके, हरित वित्त पोषण या ग्रीन फाइनेंसिंग, इसकी आवश्यकता को पूरा करना। ओके, की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है नाउ, और इसके लिए नाबार्ड ने जो एक टारगेट रखा है, नाबार्ड के द्वारा क्या किया गया है? एक टारगेट है नाबार्ड की, एक लक्ष्य रखा। वो उसने लक्ष्य क्या रखा? 2030 तक कितना ट्रिलियन? 2.5 ट्रिलियन डॉलर। इसे पूरा करने के लिए एवरी ईयर यानी सालाना, है ना, यानी अगर बात की जाए इतने ट्रिलियन डॉलर की अगर संचय राशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए सालाना कितने की जरूरत पड़ेगी? 170 BD यानी बिलियन डॉलर की जो है यह आवश्यकता पड़ेगी। तो नाबार्ड ने एक टारगेट रखा है, कितना करना है पूरा? 2.5 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक, क्योंकि ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स रणनीति जो बनाई गई है 2030 तक की यह रणनीति बनाई गई है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यह जो जलवायु रणनीति है इसके क्या है? 4 पिलर्स हैं। इसने 4 पिलर्स जो मेन पॉइंट्स की इसने रखा है वो क्या क्या है इसके? वो 4 पिलर्स। तो ध्यान रखिएगा इसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं इसके इस रणनीति के 4 पिलर्स पर। कौन कौन से है वो 4 पिलर्स? तो ध्यान रखिएगा, हरित ऋण यानी ग्रीन ऋण। ओके, इस ग्रीन लोन में तेजी लाना, हरित ऋण में तेजी लाना, इसको ध्यान रखना, हरित ऋण में तेजी लाना। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड है व्यापक बाजार, व्यापक बाजार। थर्ड क्या होगा? आंतरिक हरित परिवर्तन, थर्ड स्तंभ है इसका, थर्ड पिलर हो गया। नाउ एंड द लास्ट वन क्या हो जाएगा? रणनीतिक संसाधन जुटाना। ओके, ये ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट्स को बिल्कुल इसके पिलर्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो फैक्चुअल है वो तो ठीक है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी में खास करके वहां भी पूछा जा सकता है। इसके इस पिलर्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं कि नाबार्ड ने एक जलवायु दस्तावेज जारी किया, उसके निम्नलिखित में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो उसके लिए सारे डिटेल्स में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो तैयारी की स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान रखा करें। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें, 1 लाख से अधिक बुक है मार्केट में, सबको आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखते हुए काम को करें, और स्ट्रैटेजी जो अपने बनाएंगे हमेशा उसमें 2-3 चीज़ें आप और ऐड कर लीजिएगा। वो है आपका रिवीजन करना,
एक आपकी कंसिस्टेंसी, यानी अगर आप एक दिन 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगले दिन भी 6 घंटा पढ़ने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। 6 से 7 हो जाए इट्स बेटर, बट 6 से 5 नहीं करना है। या अगर आप 4 घंटा बैठ सकते हैं तो 4 घंटे की ही प्लानिंग को रखिए। दूसरी चीज़ है रिवीजन, तो मैंने कहा ही है, इस आवर्स को मेंटेन करें एंड बहुत लिमिटेड सोर्स का जो है इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा सोर्स की डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल डिस्कस करें, यानी डीपली पढ़ें। ओके, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। डिटेल पढ़ने का मतलब क्या है? फाइनली कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यानी आवर्स मेंटेन करना, रिवीजन करना एंड कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो कोई भी एग्जाम जो है आपका वो आप क्लियर कर ले जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत पे के द्वारा भारत पे वन लॉन्च किया गया। भारत पे वन लॉन्च का मतलब हो गया कि एक आप इस इमेज में दिखाई दे रही है भारत पे वन, यहां पर आपको क्यूआर कोड और स्पीकर वगैरह सब एक ही जगह एकीकृत किया हुआ है, तो इसे भारत पे वन लॉन्च किया गया ये कहा गया। ठीक है, यानी ये किस प्रकार का है? तो यह एक आपका ऑल इन वन, ऑल इन वन, ठीक है, पेमेंट डिवाइस है। पेमेंट डिवाइस, ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है फर्स्ट। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, यानी इसके प्रथम चरण में ये कितने सिटीज को कवर कर रहा है? 100 सिटीज को कवर कर रहा है। एंड नेक्स्ट 6 इयर्स में इसका टारगेट क्या है? 450 सिटीज को कवर करना। 450 सिटीज में इसे लॉन्च करना इसका टारगेट है। वर्तमान में कितना है? 100 सिटीज, वर्तमान में 100 सिटीज, 100 शहरों में। ठीक है, और आगे चल करके कितना है? 450 नेक्स्ट 6 इयर्स में। नाउ अब बात आती है भारत फोन पे की। तो भारत फोन पे इसे लॉन्च कब किया गया है? 2018 में। और इसके फाउंडर कौन है? अगर बात की जाए कि इसके फाउंडर कौन है, अब रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले भी आप लोगों को बताया था, कौन है? अशनीर ग्रोवर। कौन है? अशनीर ग्रोवर प्लस कौन है? शाश्वत नकरानी। मैंने कहा भी था कि नकरानी की जगह नौकरानी याद मत रख लीजिएगा, नकरानी। ओके, ये इसके फाउंडर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। यह घोषणा कब की गई थी? यह घोषणा की गई है 2010 में। 2010 में यह घोषणा की गई कि 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट था यह, यानी 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? यह संशोधन कब किया गया? 1993 के तहत क्या किया गया? इस विधेयक के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस विधेयक के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा। अगर बात की जाए पंचायती शासन की, तो इसका सर्वप्रथम इसकी वकालत अगर बात की जाए किसने किया था? इसका झुकाव किसका था पंचायती शासन की ओर सर्वाधिक? तो था महात्मा गांधी का झुकाव सर्वाधिक था। महात्मा गांधी सबसे पहले यही हैं जो इसके चाहते थे कि क्या हो? पंचायती शासन जो है वो आरंभ हो सके। नाउ अब बात की जाती है कि ठीक है, ये तो हो गया 73वां संविधान संशोधन। हाँ, इसमें आर्टिकल 40 को जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? आर्टिकल 40 पंचायती राज से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, लेकिन ये क्या करेंगे? भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। ठीक है, भारत के लिए खेलना या जारी रखेंगे। एंड ये क्या है? तो ये 9 टाइम्स चैंपियन, एशियाई खेलों के चैंपियन है। 9th टाइम्स, सॉरी बाय मिस्टेक, 9 टाइम्स क्या है ये? एशियाई खेलों के चैंपियन, खेलों के पदक विजेता। ठीक, ये ध्यान रखना है, पदक विजेता। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
ट्राई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर की तिमाही में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में 1.96% की बढ़ोतरी हुई। ट्राई एक ऐसा वर्ड है जिससे यूपीएससी में क्वेश्चन जो है पूछते ही पूछते हैं। जैसे ट्राई को लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ट्राई से ये पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, या इसका काम क्या है, किस प्रकार की बॉडीज है ये, तो ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी में आते हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? एक्ट 1997 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 28 Feb 1997 में। इसके अगर देखा जाए इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो 1+2+2 यानी 1 इसके कौन होंगे? चीफ होते हैं। चीफ चेयरपर्सन कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार लाहौटी। ओके नाउ, और 2 इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं यानी परमानेंट मेंबर हैं, और 2 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ किस प्रकार की बॉडी है? तो यह एक वैधानिक निकाय है, यानी इसका किस प्रकार से, इसका किस अधिनियम के तहत? तो संसद के अधिनियम के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका संविधान की अगर बात की जाए, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वैधानिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। बॉडीज किस प्रकार की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडीज है ये, ठीक है। इसका संविधान में वर्णन नहीं है। संसद के अधिनियम के द्वारा जो है इसको एक बॉडीज का इसका निर्माण किया जाता है संसद के अधिनियम के द्वारा। अब इसका काम क्या है? तो देश में दूर संचार यानी टेलीकॉम के क्षेत्र को क्या करती है? नियंत्रित करती है, क्योंकि रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। ओके नाउ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को लेकर के। तो बात की जा रही है कब से कब तक का? तो यहां बोला जा रहा है कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, ठीक है, कितने मंथ्स का डाटा दिया जा रहा है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का मतलब हो गया या सितंबर 2023 में अगर देखा जाए तो कितने सब्सक्राइबर्स थे? 918 मिलियन अप्रोक्स सब्सक्राइबर्स थे। 918.1 इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, जो बढ़कर इन दिसंबर, क्योंकि 3 मंथ्स की बात की गई है, तो दिसंबर 2023 में कितने हो गए? 936.16 मिलियन इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। यानी कितनी की बढ़ोतरी की गई है? 1.97% की बढ़ोतरी जो है यहां पर हुई है। यही है आपका इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के रिगार्डिंग न्यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्ट्समैन पुरस्कार। ओके, किसको किसको दिया गया है? स्पोर्ट्समैन पुरस्कार नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार इनको जो दिया गया है यह 5th टाइम दिया गया है, यह 5th टाइम है, 5th टाइम में दिया गया है। सबसे पहले कब दिया गया था? 2012, ओके, देन 2015, देन 2016 एंड देन 2019 एंड द लास्ट अभी दिया गया है किसको? नोवाक जोकोविच को। कब दिया गया है? नोवाक जोकोविच को अभी 5th टाइम दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। नाउ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, मैन की बात की जाए तो नोवाक जोकोविच, फीमेल की अगर बात की जाए, विमेन की बात की जाए तो एताना बोनमती, नाउ जो कि आपकी एक वर्ल्ड कप विनर है, फुटबॉलर है ना, फुटबॉल स्टार है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लॉरियस से। अनदर वन को भी अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड अब तक ऐसा नहीं पूछा है, कम बैक, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन एंड ये, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये 3 काफी महत्वपूर्ण है। नाउ भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सवाल यहां पर साइंस में लेकर के पूछ लेता है कि इस जैकेट को किसके द्वारा बनाया गया है, यानी मेड अप ऑफ बाय विच थिंग्स। तो क्या होगा? मेड अप ऑफ बाय किसके द्वारा होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मोनोलिथिक सेरामिक प्लेट। ओके, मोनोलिथिक सेरामिक प्लेट विथ पॉलीमर बैकिंग, विथ क्या होगा? पॉलीमर बेकिंग। ओके नाउ
इसको ध्यान रख लीजिएगा। बात की जा रही है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, डीआरडीओ। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, 1958 में। समीर वी कामत इसके क्या है, चेयरपर्सन है, समीर वी कामत, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और उनका नाम क्या है, उनका नाम है कर्नल एडिसन नेपियो। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और भारत और पपुआ न्यू गिनी के जो संबंध हैं कब से चल रहे हैं, 1976 से भारत और नेपियो गिनी के बीच में संबंध जो है बेहतर बने हुए हैं। सरकार 20 वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके पहले की कुछ स्टोरी समझ लीजिएगा। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्या होता है कि अगर हम देखते हैं अप्रैल से लेकर के फैब तक, ओके, फैब तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहां पर जो कृषि की निर्यात की गई, ठीक है, कृषि निर्यात, इस निर्यात में क्या हुआ, 9% ये घट कर कितना हो गया, 43.7 बिलियन डॉलर, 43.7 बिलियन डॉलर हो गया। इस निर्यात घटने का कारण क्या रहा, ये जो निर्यात घट गई इसके पीछे कारण था लाल सागर संकट यानी रेड सी। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ यानी रूस यूक्रेन वार युद्ध। इसके अलावा कुछ यहां पर यह भी कह सकते हैं कि घरेलू प्रतिबंध, ठीक है, घरेलू प्रतिबंधों के कारण क्या हो गया, निर्यात में गिरावट आ गई, निर्यात में गिरावट आ गई, ठीक है। और इसी निर्यात को अब जब गिरावट आई है तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई जा रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ बोरियां इमेज में दिखाई दे रही हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें केला हो गया, आम, केला, आम और क्या, आलू, बेबी कॉर्न, ओके, गेहूं, चावल, इस प्रकार के जो है एटीसी को क्या की गई, निर्यात को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। और वैसे अगर बात की जाए तो वैश्विक निर्यात में, ठीक है, अगर बात की गई तो वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, ये क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। चलिए यहां थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहां पे ये सवाल बन सकता है कि वैश्विक निर्यात में इस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, टू 2.5%, जो कि काफी कम है ना। वैश्विक निर्यात में अगर भारत की हिस्सेदारी 2.5% है तो कि क्या है, यह काफी कम है। अब सरकार एक टारगेट कर रही है कि इसको बढ़ा करके परकार का लक्ष्य क्या है, वो कितना पहुंचाना चाह रही है कि अब उसे कितना तक ले जाने का लक्ष्य है, तो आने वाले वर्षों में इसे 4 से लेकर के 5% ये इसका टारगेट रखिए कि निर्यात कितना हो जाए, 4.5% आने वाले वर्षों में। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र के लिए, तो कला के क्षेत्र के लिए, ठीक है, कला क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है। नाउ अब बात आती है इनको लेकर के कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है रविंद्र संगीत, उसकी यह क्या है, अभ्यासिका है, रविंद्र संगीत से इनका संबंध है। और इन्होंने महात्मा गांधी की 50वीं जयंती, ठीक है, इनकी 150वीं जयंती और कौन सा गाया था इन्होंने, वो था वैष्णव जन तो, ठीक है, इन्होंने गाया था। चलिए इनको कौन सा दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बांग्लादेशी यानी भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के टोटल 5 राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं, असम, वेस्ट बंगाल,
मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछता भी है कि त्रिपुरा कितने तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, या तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे अधिक जो अगर देखा जाएगा सीमा टच में, तो 4096 किलोमीटर सीमा जो टच सबसे अधिक इसी के साथ करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, CSIR मुख्यालय। ओके, नाउ CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। यह जो आप देख रहे हैं जलवायु घड़ी, ओके, इसका अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली। क्योंकि मुख्यालय की बात कर रहा है, CSIR मुख्यालय की बात कर रहा है, और CSIR मुख्यालय जो है यह कहाँ है? तो यह है आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, और कब इसका किया गया? यह जलवायु घड़ी का अनावरण किस दिन किया गया? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस के दिन। यानी पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 22 अप्रैल को इसका अनावरण किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ CSIR जिसकी स्थापना कब की गई है? 1942 में। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चहल से बुमराह तक आईपीएल इतिहास में टॉप 10 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। सबसे ज्यादा यानी इन्होंने कितने विकेट लिया? युजवेंद्र चहल। इनका संबंध किससे है? राजस्थान रॉयल्स से इनका संबंध है। और आईपीएल की स्थापना कब की गई? 2008 में। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चहल यानी युजवेंद्र चहल ने कितना लिया है? 200 विकेट्स, 200 विकेट्स लिया है, सबसे अधिक यही है। उसके बाद अगर विकेट किसने लिया है? तो ड्वेने ब्रावो, ओके, इनका नाम आता है। इन्होंने कितना लिया है? करीब 183 विकेट्स लिया है, सेकंड नंबर पे यही है। ठीक है, इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन हो गया, या आपका भुवनेश्वर कुमार हो गए, पीयूष चावला हो गया, ये सभी इसमें शामिल है। तो सभी नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस युजवेंद्र चहल और आपके जसमीत बुमराह का नाम को भी ध्यान रखिएगा। जसमीत बुमराह, इनका संबंध किससे है? तो मुंबई इंडियंस से इनका संबंध है। किसका है? मुंबई इंडियंस। तो ये किसका है? नीता अंबानी का। ओके, मुंबई इंडियंस से इनका संबंध है। ओके, तो क्या है? 10 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। या दो चार नाम जैसे यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, मे बी अगर बाई चांस कभी आ गया कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन कौन है, तो दो चार नाम और लिख लें, जैसे रविचंद्रन अश्विन। इसके अलावा इन्होंने 172 विकेट लिया था। ठीक है, 172। लसित मलिंगा, इन्होंने 170 विकेट लिया था। एंड पीयूष चावला, इन्होंने 181 विकेट, और ये थर्ड गेंदबाज यही रहे। अमित मिश्रा, इन्होंने 173 विकेट। ओके, सुनील नरेन, तो ऐसे कुछ कुछ नाम को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रत्न और आभूषण निर्यात रुझान एक विस्तृत अवलोकन। ओके, विस्तृत अवलोकन का मतलब ये हो गया कि यह डाटा जो है किसके द्वारा सबसे पहले जारी किया गया, हम लोग उसे देख लेते हैं कि डाटा किसके द्वारा दिया गया है। विस्तृत अवलोकन रत्न और आभूषण को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा यह जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? GIEPC। GIEPC का मतलब होता है जेम एंड ज्वेलरी, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? विपुल शाह। विपुल शाह। इसके अकॉर्डिंग जो बोला गया है आभूषण निर्यात रुझान कितना गिर गया है, तो यह गिर गया है करीब करीब
92.94%, गिरकर कितना हो गया 32 पॉइंट, करीब 32.02, इतना डॉलर हो गया है। ठीक है, इतना बिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर, बीडी है वो, बीडी है, बीडी, ओके, बीडी याद रखिएगा, बीडी, इतना बिलियन डॉलर। क्या किसकी बात कर रहा है? रत्न और आभूषण निर्यात की, इतना हो गया है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, भूटान टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना है कि यह जो सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, यह दिवस कब मनाया जाता है? यह आने वाले कमिंग मई में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण बाघों की आवासों, बाघ, एक मिनट, ये थोड़ी सी बाघ की आवासों, ओके, महत्वपूर्ण बाघ आवासों को संरक्षित करना। क्या हो जाएगा? आवासों को संरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नाउ भूटान, अगर बात की जाए भूटान को लेकर के, तो इसके यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के शोरिंग टॉपगे, क्या नाम है? शोरिंग टॉपगे। ठीक है, भूटान का एक गेलेफू प्रोजेक्ट है जो काफी महत्वपूर्ण है और यह मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गेलेफू प्रोजेक्ट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भूटान के मैप को देखेंगे तो इस, मैंने क्लास में आप लोग को स्पेशली बता रखी हूँ, क्लास पहले ले रखी हूँ, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर आप देखें तो भूटान से साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा? तो वह जाना पड़ेगा आपको आसाम वगैरह को टच करते हुए जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आसाम में जो नए सिटीज़ यानी शहर, आसाम जो है नए शहरों का विकास हो सकेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इसलिए यह हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है भारत के लिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। नाउ इसके अलावा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो क्या क्या हो जाएगा? सिक्किम के अलावा वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत की गीता सब्रवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये ध्यान रखिएगा, बाकी तो हेडलाइन ध्यान रखना है। नाउ शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल। लॉरिस वर्ल्ड हम लोग देख चुके हैं, ये रिपीट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह तो विश्व मलेरिया दिवस जो है आपकी 25 अप्रैल यानी आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। आज कौन सा डे है? वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसका विषय क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया को। ठीक है, सबसे पहले लिखे अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, ये इसका थीम है इस साल का। नाउ दूसरी चीज है, इस मच्छर के काटने से होता है मादा एनोफ्लिज, मच्छर के काटने से क्या होता है? यह फैलता है, एनोफ्लीज।
मॉस्क्यूटो। संक्रमित मच्छर कौन सा है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये द्वारा है, ये फैलाते हैं, ठीक है, परजीवी यही फैलाते हैं। और इसकी दवाई का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरोक्वाइन। ओके, ये इसकी दवाई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6th एडिशन नई दिल्ली के कहा किया गया है? भारत मंडपम में। ओके, भारत मंडपम, जहां T20 का सम्मेलन किया गया था। भारत द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया संस्करण सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और मध्यम दूरी का मतलब हो गया 250 किलोमीटर की दूरी की यह मिसाइल को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, क्या क्या है देख लेते हैं। 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिससे वह 100 से अधिक वर्षों में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है? ए फातिमा बीबी, बी नईमा खातून, सी सुचेता कृपलानी एंड डी विजया लक्ष्मी। तो क्या होगा? बी इज योर राइट आंसर, नईमा खातून। नेक्स्ट है, अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? संजय अग्रवाल, पावलुरी सुब्बाराव, कमलेश पटेल, हंसिका सिन्हा। तो क्या होगा? बी इज आवर राइट आंसर। नाउ हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका ने WHO द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त किया गया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? यूविचॉल एस, यूबियो डुक्रोल संचोल। तो इसका नाम हो जाएगा ए, यूविचॉल एस। निम्नलिखित में से किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, अमन गुप्ता, रतन टाटा। डी इज आवर राइट आंसर, रतन टाटा। हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है? भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO के द्वारा विकसित किया गया। यह जैकेट BIS गोला बारूद के उच्चतम खतरे के स्तर 6 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। किसने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? पापुआ न्यूगिनी, फिजी, किरीबाती, टोंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, पापुआ न्यूगिनी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फाइनेंशियल ईयर 24 में अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का कृषि निर्यात 9% घटकर $43.7 बिलियन हो गया। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.5% है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। किस बांग्लादेशी गायिका को 24 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? मोनिर खान, शाकिब खान, महरिन महमूद, रिजवाना चौधरी। तो राइट आंसर क्या होगा? रिजवाना चौधरी, यानी डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड ने अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया। इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करना है। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एक और दो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस का नाम क्या है? भारत पे यूनाइटेड, भारत पे वन, भारत पे ऑल, भारत पे यूनियन। तो भारत पे वन। नाउ अब देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट को स्किप कर दीजिएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। मालदीव चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने घोषित नतीजों के मुताबिक 86 सदन सीटों में से 66 जीते, जो सीट जो है हासिल की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बुइज़े है। यूरोपीय संघ के द्वारा नियमों में ढील के साथ भारतीयों को अब लंबी वैधता के साथ बहुप्रवेश शेंगन वीजा मिल सकता है। शेंगन यह एक इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसमें टोटल 29 इसके देश मेंबर्स है, जिसमें 25 देश किसके हैं? तो यह EU के जो देश हैं वो इसके 25 देश इसमें सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है आपका यूरोपीय संघ के द्वारा, यह वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी ने अपनी पहली चुनावी जीत कहां की है? तो सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध इसने जीत लिया है। डी कुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट कनाडा के टोरंटो में किया गया था। सबसे कम उम्र के व्यक्ति के साथ साथ ये दूसरे भारतीय भी है। पहले भारतीय कौन है? विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ये दूसरे भारतीय हैं। और कितनी इनकी एज है? ओनली 17 ईयर्स के हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं।
पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। संबंध किससे है? एलजीबीटी समुदाय से। एएफएमएस और आईआईटी दिल्ली के बीच में समझौता। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 7% बढ़ा और सबसे टॉप पर कौन सा देश है? यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड रशिया एंड फोर्थ आपका भारत है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दी है और ऐसे कितना है 24 वीक्स तक का मान्यता दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। बलराज पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा हासिल किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद सलीम वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बेंगलुरु बादशाह ने 5वां डेफ इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता। आते हैं मौलाना क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस तिथि को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया? 21 मार्च। यह इंपॉर्टेंट है। लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? फिनलैंड को। यूपी के अयोध्या शहर में क्या खोला गया है? ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया? स्टार्टअप महाकुंभ का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 47वीं बैठक आयोजित की गई श्रीनगर में। किसने मिनीरत्न श्रेणी 1, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ग्रीड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। यूपी पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है? त्रिनेत्र 2। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में। भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? गुआना के साथ। तो ये हो गया आज की क्लास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कल मिलते हैं लाइव क्लास मॉर्निंग टुमारो 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।